नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज बीदर के पुलिस परेड ग्राउंड में बीदर जिला पुलिस की ओर से एनुअल स्पोर्ट्स समापन दिवस मनाया गया। लड़ाकू विमान तेजस में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी उड़ान, फिर कहा गर्व है हम किसी से कम नहीं। सीएम सिद्धरामैया 27 नवंबर को जनता दर्शन करेंगे। सिद्धरामैया ने कमांड सेंटर का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। आज शनिवार 25 नवंबर को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बीदर के पुलिस परेड ग्राउंड में बीदर जिला पुलिस की ओर से एनुअल स्पोर्ट्स का समापन दिवस मनाया गया, जिसका कल 24 नवंबर को शुभारंभ हुआ था और इसका उद्घाटन जिला अधिकारी गोविंद रेड्डी ने कबूतर और बलून उड़ाकर किया था। इस अवसर पर इनके साथ एसपी बीदर चन्नबसवन्ना, जेडपी सीओ शिल्पा एम, एडिशनल एसपी महेश मेघनावर आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी को पुरस्कार दिया गया। आज इस एनुअल स्पोर्ट्स का समापन हुआ। एसपी बीदर चन्नबसवन्ना और बीदर सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर स्पोर्ट्स में भाग लेने वाले पुलिस अधिकारियों और एसपी बीदर चन्नबसवन्ना और डीएसपी शिवानंद गौड़ पाटिल को भी आईजी के हाथों पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर कलबुर्गी के आईजी अजय हिलोरी मुख्य अतिथि रहे। पुलिस की ओर से स्पोर्ट्स का फ्लैग इन्हें सौंपकर इस स्पोर्ट्स दिवस का समापन किया गया। इस अवसर पर बीदर जिला पुलिस की ओर से फायर शो आयोजित किया गया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी है। वह शनिवार को बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की फैसिलिटी के दौरे पर गए थे। पीएमओ के मुताबिक वो तेजस जेट की मैन्युफैक्चरिंग हब विनिर्माण का निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे। मोदी सरकार रक्षा उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन पर लगातार जोर देते रही है। उन्होंने इस बात को अक्सर रेखांकित किया है कि कैसे उनकी सरकार ने भारत में ही रक्षा उपकरणों के विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं हैं। भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। डीके शिवकुमार के खिलाफ दिए केस वापस लेने के कदम से राज्य सीबीआई में कानूनी दरार पैदा हो सकती है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे आय से अधिक संपत्ति मामले को वापस लेने के राज्य कैबिनेट के फैसले से राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसी के बीच कानूनी लड़ाई हो सकती है। कैबिनेट के फैसले पर सीबीआई को आपत्ति होने की संभावना है, क्योंकि उसने जांच लगभग पूरी कर ली है। कैबिनेट ने यह कहते हुए मामले को वापस लेने का फैसला किया है कि 2019 में येदियुरप्पा सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई मंजूरी कानून के अनुसार नहीं थी। सीएम येदियुरप्पा ने एडवोकेट जनरल की राय लिए बिना केवल मौखिक निर्देश दिए थे। कैबिनेट के फैसले में अहम भूमिका निभाने वाले कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति भी नहीं ली गई। मामले की सुनवाई आगे बढ़ने पर अदालत कैबिनेट के फैसले को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। एक वरिष्ठ विधायक ने कहा, सीबीआई जांच पूरी करने और प्रतिवादी को सुनने के बाद आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय मांग सकती है। उन्होंने कहा, अगर सीबीआई को अपनी जांच आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है तो शिवकुमार को अदालत से ही राहत मिलनी होगी। अपने खिलाफ कार्यवाही रद्द करने की शिवकुमार की अपील पर 29 नवंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत बने नए कमांड सेंटर का उद्घाटन किया। इस आयोजन के साथ ही सेफ सिटी परियोजना के अनावरण का भी संकेत मिला। शहर इस परियोजना को शुरू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है, जो इसे लागू करने वाले 8 शहरों से आगे निकल गया है। कमांड सेंटर भवन का निर्माण 12 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है, जबकि सरकार ने सेफ सिटी परियोजना के लिए 661.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि इस परियोजना से शहर की सुरक्षा बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, बुजुर्गों, महिलाओं और विकलांगों को कोई समस्या होने पर 7 मिनट के भीतर समाधान किया जाएगा। परियोजना के हिस्से के रूप में 3500 कैमरे लाइव हो गए हैं, जबकि 2300 कैमरे जल्द ही लाइव होने की उम्मीद है। 700 से अधिक कैमरे लगाए जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक पूरा इंस्टॉलेशन हो जाएगा। बेंगलुरु, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए कैप्टन MV प्रांजल को बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। उनके पार्थिव शरीर को शुक्रवार रात विमान से बेंगलुरु लाया गया और बाद में यहाँ की निकट आनेकल तालुका में उनके माता पिता के घर ले जाया गया। शोक संतप्त लोगों ने कैप्टन प्रांजल के पार्थिव शरीर के पास जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की।
गुलूर ग्रामीण क्षेत्र से सांसद डीके सुरेश और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसके बाद शहीद कैप्टन प्रांजल को सेना और राज्य सरकार द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए कुडलू गेट स्थित शमशान घाट ले जाया गया। श्री कृष्ण मठ में लक्षद्वीप उत्सव शुक्रवार 24 नवंबर को धूमधाम और भव्यता के साथ शुरू हुआ। उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार स्ट्रीट विशेष रूप से निर्मित लकड़ी की पंक्तियों में जलाए गए कई तेल लैंपों के साथ सुंदर लग रही थी। हजारों श्रद्धालुओं ने तेल के दीपक जलाए। कृष्णपुरा मठ के पर्याय श्री विद्यासागर तीर्थ स्वामी जी ने अष्ट महाधीशों के साथ लक्ष दीपोत्सव के हिस्से के रूप में सड़क के किनारे दिए रखकर दीपोत्सव की शुरुआत की। पालीमार मठ के श्री विद्यादिशा तीर्थ स्वामी जी, पेजावर मठ के श्री विश्व प्रसन्ना तीर्थ स्वामी जी, कनियूर मठ के श्री विद्यावल्लभ तीर्थ स्वामी जी, अदामारू कनिष्ठ दृष्ट श्री ईश प्रिया तीर्थ स्वामी जी, पालीमारू कनिष्ठ दृष्टा श्री राजराजेश्वर तीर्थ स्वामी जी और शिरूर दृष्टा श्री वेदवर्धन तीर्थ श्रीपाद उपस्थित रहे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव से पहले लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे सीएम सिद्धरामैया 27 नवंबर को बेंगलुरु में अपने आधिकारिक आवास पर एक दिवसीय जनता दर्शन का आयोजन कर रहे हैं। 2013 और 18 के बीच सीएम के रूप में अपने पिछले कार्यकाल में वह आधे दिन के लिए जनता दर्शन बैठकें कर रहे थे। हालांकि इस बार यह एक मैराथन कार्यक्रम होगा जो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। सीएम कार्यालय के सूत्रों ने कहा। सीएम के अतिरिक्त मुख्य सचिव रजनीश गोयल ने सभी डीसी और सभी जिला परिषदों के सीईओ को पत्र लिखा है कि 27 नवंबर को जनता दर्शन में राज्य भर से बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। सीएम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला और तालुका स्तर के अधिकारियों से संपर्क कर निर्देश दे सकते हैं। पत्र में कहा गया है कि सभी डीसी, जिला परिषद सीईओ, एसपी और अन्य अधिकारियों को अपने केंद्रों पर रहना चाहिए और सीएम कार्यालय से कॉल प्राप्त करनी चाहिए। सिद्धरामैया ने मंत्रियों से उनके प्रभार वाले जिलों में जनता दर्शन आयोजित करने और लोगों की समस्याओं का समाधान करने को कहा।
पिछड़ा वर्ग पैनल के प्रमुख जयप्रकाश हेगड़े को दूसरा कार्यकाल मिला, भले ही सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण या जाति जनगणना रिपोर्ट जारी करने को लेकर स्पष्ट तनाव है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े को दूसरा कार्यकाल दिया गया है। उनका कार्यकाल 26 नवंबर रविवार को समाप्त होने वाला था। आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि हेगड़े और सदस्यों एच.एस. कल्याण कुमार, बी.एस. राजशेखर, अरुण कुमार मारोकल, के.टी. सुवर्णा, शारदा नाइक को 25 नवंबर से 31 जनवरी तक दूसरा कार्यकाल दिया गया है और उनका जारी रहना भविष्य के सरकारी आदेश के अधीन है। हेगड़े ने पुष्टि की कि सरकार ने उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए विचार किया है। एक वरिष्ठ कांग्रेसी ने आश्चर्य जताया कि क्या कांग्रेस में पिछड़े वर्गों की चिंताओं की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जिन्हें उन्होंने आरएसएस भाजपा द्वारा नियुक्त टीम के साथ जारी रखा है। उन्होंने कहा, इसके विपरीत जब भाजपा ने सत्ता संभाली तो उन्होंने बोर्ड बदल दिया। इसी बीच मूल कांतराज आयोग की रिपोर्ट के बारे में सवाल उठाए गए कि 2 अन्य सदस्यों लिंगप्पा और शरणप्पा ने मूल रिपोर्ट पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। कई लोगों को यह भी आश्चर्य हुआ कि सभी हस्ताक्षरों के बिना अंतिम रिपोर्ट को कैसे सील किया जा सकता है। पिछले अध्यक्ष कांतराज, जिन पर यह बताने का दबाव है कि मूल रिपोर्ट क्यों गायब है। बैंगलोर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक हल्दी बोर्ड शुरू करने का वादा किया है, जो हल्दी किसानों को उचित पारिश्रमिक पाने, मूल्य श्रृंखला बनाने, निर्यात बढ़ाने और हल्दी से बनी दवाओं में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। कई लोगों ने इस बयान पर सावधानी से प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्योंकि यह तब दिया गया था जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। एफकेसीसीआई के अध्यक्ष रमेश चंद्र लाहोटी ने कहा कि अक्सर चुनाव के समय ऐसी घोषणाओं को चुटकी में लिया जाना चाहिए। कर्नाटका में एक दल बोर्ड की घोषणा की गई थी, लेकिन उसके बाद वास्तव में कुछ नहीं हुआ। वे सिर्फ एक कार्यालय खोलते हैं और किसानों की मदद नहीं की जाती है। उन्हें ठोस कार्यवाही के साथ इसका पालन करना होगा। उन्होंने कहा, लेकिन एक सुनिश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से चामराजनगर, मैसूर, हुनसूर, बागलकोट और बेलगावी जिलों में फैले हल्दी किसानों को मदद मिलेगी। एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त नौकरशाह ने कहा, ऐसे बोर्ड सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं करते। हालांकि किसानों के पास अपनी शिकायतों का समाधान करने का अधिकार होगा। केंद्र सरकार ने घोषणा की कि ऐसा बोर्ड 2019 में शुरू किया जाएगा और इस साल 4 अक्टूबर को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। ताजा बयान का मतलब यह हो सकता है कि जमीन पर कुछ गतिविधि शुरू हो रही है, बाकी सभी बोर्ड बहुत कम काम कर रहे हैं। कर्नाटका में हल्दी भूमि के बड़े भूभाग में उगाई जाती है, लेकिन कीमतें गिरने के कारण किसानों ने इस नकदी फसल को उगाना बंद कर दिया है। माणिक के नंजुंडे गौड़ा हुनसूर के एक किसान ने कहा कि मैं और मेरा परिवार 3 से 4 दशकों तक हल्दी उगाते रहे। 2010 में कीमत 18,000 रुपए प्रति क्विंटल थी, लेकिन 2 साल बाद यह गिरकर 2,500 रुपए हो गई। हम बड़ी मुसीबत में थे, क्योंकि एक बैग हल्दी उगाने के लिए हमें 8,000 रुपए खर्च करने पड़े। हमने दिल्ली में जंतर मंतर पर जाकर विरोध प्रदर्शन भी किया। केंद्र सरकार हमें 4,000 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर समर्थन देने के लिए सहमत हुई, जबकि राज्य सरकार ने हमें अतिरिक्त 1,000 रुपए की पेशकश की, लेकिन जल्द ही कीमतें फिर से गिर गई। मैंने हल्दी उगाना बंद कर दिया। कई लोगों ने हल्दी की जगह अदरक की खेती शुरू कर दी, जिससे हमें बेहतर कमाई हुई। कुछ ने तंबाकू उगाना भी शुरू किया। हालांकि यहाँ मेरे रिश्तेदार अभी भी फसल उगाते हैं। अगर हालात सुधरे तो मैं फिर से हल्दी उगाना शुरू कर दूंगा। छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आनंद शनिवार को यहां कैंप स्थित अपने आधिकारिक क्वार्टर में मृत पाए गए। चेन्नई के मूल निवासी IDES रैंक के अधिकारी आनंद लगभग 1.5 साल पहले यहां तैनात हुए थे और अकेले रह रहे थे। जब कर्मचारी नियमित काम के लिए क्वार्टर में पहुंचे तो वह मृत पाया गया। ऐसा संदेह है कि उन्होंने जीवन समाप्त कर लिया, लेकिन अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। हाल ही में सीबीआई ने वर्ष 2019 में कर्मचारियों की भर्ती में कथित गड़बड़ी को लेकर छावनी बोर्ड के कार्यालय पर छापा मारा था। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आज बीदर के पुलिस परेड ग्राउंड में बीदर जिला पुलिस की ओर से एनुअल स्पोर्ट्स समापन दिवस मनाया गया। लड़ाकू विमान तेजस में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी उड़ान, फिर कहा गर्व है हम किसी से कम नहीं। सीएम सिद्धरामैया 27 नवंबर को जनता दर्शन करेंगे। सिद्धरामैया ने कमांड सेंटर का उद्घाटन किया। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।